हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, ठीक है, पत्रकारिता, भारतीय काव्य शास्त्र, एक काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। तो भाई क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई अगर कल की क्लास किसी ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। निरोग का संधि विच्छेद होगा, तो जो निरोग है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। नी प्लस में रोग, नी प्लस में रोग, निही प्लस में रोग या निर प्लस में योग, तो निही प्लस में रोग होगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाई ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, निरोग क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण। और विसर्ग संधि कहते किसको है, जहां भाई विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। भाई जहां पर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तद 200 शब्दार्थों स गुणावरण कृति पुनः क्यापी काव्य परिभाषा किसकी है। पुनः क्यापी तो किसकी है, भरत मुनि की है, बामा की है, मम्मट की है, जगन्नाथ की। तो पुनः क्यापी परिभाषा किसकी है, मम्मट जी की रहेगी। आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, बाकी परिभाषा कौन सी रहेगी, शब्दार्थों सहित तो काव्यम। ठीक है, ये भामा की है क्या भाई, शब्दार्थों सहित तो काव्यम, ये भामा की परिभाषा रहेगी। और भरत मुनि की क्या है, मृद ललित, क्या भी मृद ललित, मर्द ललित, ठीक है, पढ़ाए गुड़ शब्दार्थहीन, ये भरत मुनि की परिभाषा रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह मत किसका, तो यह मत किसका रहेगा, विश्वनाथ का, जगन्नाथ का, मम्मट का या आनंद वर्धन का है। तो भाई ये रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम ये जगन्नाथ जी का मत रहेगा। और भाई आज की जो क्लास है इसमें आपको काव्य शास्त्र से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो विश्वनाथ है इनकी परिभाषा कौन सी है, वाक्य रसात्मक काव्यम, क्या भी वाक्य रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ की परिभाषा रहेगी। और आनंद वर्धन की कौन सी है, शब्दार्थ है शरीरम तावत है काव्यम, ये आनंद वर्धन जी की परिभाषा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह विचार किसका है। क्या भी कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका, तो ये विचार किसका, कथन किसका, कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ड्राइडेन, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ या मैथ्यू आर्नल्ड। तो भाई कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका, मैथ्यू आर्नल्ड का रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो वर्ड्सवर्थ है इनका काफी महत्वपूर्ण विचारक कथन है, क्या भी कविता प्रबल भाव का सहज उछलन है। ठीक है, ये विचार किसका, वर्ड्सवर्थ का है भाई। अगला क्वेश्चन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका, काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई। एक कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो सुमित्रानंदन पंत का कथन है, जयशंकर प्रसाद का, निराला का है, महादेव वर्मा का। तो यह कथन सुमित्रानंदन पंत का रहेगा, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है, काव्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है भाई, ये बताना है काव्य का अनिवार्य तत्व। तो शब्द तत्व, छंद तत्व, भाव तत्व या अर्थ तत्व। तो जो छंद तत्व है ये काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, बल्कि शब्द तत्व, ठीक है, भाव तत्व, कल्पना तत्व, अर्थ तत्व, ठीक है, बुद्धि, ये सभी क्या है, काव्य के अनिवार्य तत्व रहेंगे। अगला क्वेश्चन है,
मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? जो मम्मट जी है इनके काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, शास्त्र का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान। तो भाई कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो भाई शास्त्र की प्राप्ति मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है भाई। ठीक है, शास्त्र का ज्ञान, ठीक है, काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है। जबकि यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, ठीक है, व्यवहार का ज्ञान मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वह पद्य रचना जिसके छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाती है? क्या भी वह पद्य रचना जिसके छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रबंध काव्य कहते हैं, निबंध काव्य कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं, मुक्तक कहते हैं। तो भाई इसको क्या कहते हैं? मुक्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? मुक्तक कहते हैं। जो पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुक्तक कहा जाता है। प्रबंध काव्य किसको कहते हैं? जिसमें प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। ठीक है, जो प्रमुख कथा है काव्य में, ठीक है, आदि से लेकर अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है, ठीक है, क्रमबद्ध रूप में चलती है, उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। और खंड काव्य किसको कहते हैं? प्रबंध काव्य का ही ये एक रूप होता है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर, क्या भाई जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा गलत है? ठीक है, महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इसमें कोई भी रस प्रधान रस हो सकता है। इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस में किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसकी कथा विस्तृत होती है, बिल्कुल सही है। इसे 8 से अधिक सर्गों में संगठित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत अपना ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कहानी का तत्व नहीं है। कहानी का तत्व क्या नहीं है भाई? तो क्या नहीं है? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल या अभिनय। तो जो अभिनय है ये कहानी का तत्व नहीं है, बल्कि ये नाटक का तत्व रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल, ठीक है, वातावरण कहानी के ही तत्व है। अगला क्वेश्चन है, रसोवेश है की अवधारणा किससे संबंधित है? क्या भी रसोवेश है की अवधारणा किससे संबंधित है? ये तो ये किससे संबंधित रहेगी ये आपको बताना है। तो ये किससे संबंधित है भाई? तो भाई छंदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो भाई तैत्तिरीय उपनिषद से ये मानता है भाई। और इसका क्या अर्थ है? रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक और रस है करुण एवं निर्मिति भेदातः किसकी उक्ति है? क्या भी एक और रस है करुण एवं निमित्ति भेदातः किसकी उक्ति है? तो किसकी है? भरतमुनि की, भवभूति की है, कालिदास की है, भोजराज की है। तो ये भाई भवभूति की रहेगी उक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अर्थ क्या होता है? एक और रस है करुण एवं निर्मित्ति भेदात, तो क्या है? करुण ही एकमात्र, करुण ही एकमात्र क्या है? रस है। ठीक है, ये उक्ति किसकी है भाई? भवभूति की है, ये आपको ध्यान रखना है। और भवभूति द्वारा रचित क्या है? महाकाव्य का क्या नाम है? उत्तर रामचरित्र। ये भवभूति का महाकाव्य है उत्तर रामचरित्र, भाई आपको ध्यान रखना है। और ये उक्ति उत्तर रामचरित्र महाकाव्य से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति में अनुमतिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? ठीक है, रस निष्पत्ति में भाई जो अनुमतिवाद है इसकी अवधारणा का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? शंकुक से है, लोलट से है, भट्टनायक से है या अभिनव गुप्त से है? तो भाई अनुमतिवाद की अवधारणा का संबंध शंकुक से रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भट्ट लोलट है इनका सिद्धांत कौन सा है? तो इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, शंकुक का कौन सा है? अनुमतिवाद है। भट्टनायक का कौन सा है भाई? भुक्तिवाद रहेगा। अभिनव गुप्त का कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद। क्या है? अभिव्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? जो श्रृंगार रस का इसका स्थायी भाव हमें बताना है क्या है? हास्य है, उत्साह है, रति है, जुगुप्सा है। तो भाई जो रति है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
और कुछ स्थायी भाव बता रही हूँ, ठीक है, रस बता रही हूँ, उनके स्थायी भाव बता रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना, रस और इसके स्थायी भाव। जो करुण रस है, ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। हास्य रस का, हास का क्या होता है? हास्य। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, ठीक है। विभत्स रस का क्या होता है स्थायी भाव? जुगुप्सा, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। और शांत का क्या होता है? निर्वेद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में कहीं से ही पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन आ गया, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अभी हमने देखा क्या है भाई? विस्मय है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? तो सात्विक अनुभाव कौन सा है भाई? प्रलय है, चिंता है, शंका है या मोह है? तो क्या है? सात्विक भाव प्रलय, क्या आएगा? प्रलय है, ठीक है। प्रलय क्या है? सात्विक भाव है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है। मैंने पहले भी आपको बताया है, 8 है सात्विक भाव की संख्या। कौन कौन से है ये सात्विक भाव? सवेद, सतंभ, सवरभंग, रोमांच, प्रलय, कंप, अश्रु, विवर्ण, ठीक है। ये 8 क्या है? सात्विक अनुभाव है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? ठीक है, तो संचारी भाव बताना हमें कौन सा है इसमें से? कंप है, गर्व है, अश्रु है, विवरणता है। तो क्या है? गर्व जो है ये संचारी भाव है। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है भाई, ठीक है। कंप, अश्रु और विवरणता ये सात्विक भाव है भाई, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? जो संचारी भाव इनकी संख्या कितनी है? अभी मैंने ऊपर बताया था, तो कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। और ये कौन कौन से है भाई? तो मैं लिखवा रही हूँ, आप लिख लेना, 33 संचारी भाव, ठीक है। निर्वेद है, ग्लानिन, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, स्मृति के बाद घृति, बिरड़ा, ठीक है, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, असत्युक्ष, ठीक है, निंद्रा, निंद्रा के बाद है अपसम्मार, सौपन, विबोध, अमर्ष, अविथा, उग्रता, मति, व्याधि, व्याधि के बाद है भाई उन्माद, फिर है मरण, फिर है वितर्क और लास्ट में है त्रास, ठीक है। ये 33 संचारी भाव मैंने आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, मुख्य अर्थ बाधित होने पर जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं? क्या भी मुख्य अर्थ बाधित होने पर जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा या रस? तो उसको लक्षणा कहते हैं। ये परिभाषा दे रखी है लक्षणा की, लक्षणा शब्द शक्ति की। आगे व्यंजना के भेद है। जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसके कितने भेद है? मैंने पहले भी आपको बताया है, कितने हैं भाई? 2 भेद है। कौन कौन से? कौन कौन से है? शाब्दी और आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी और आर्थी व्यंजना डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है ये। दृग ऊर्जा टूटत कुतुम जुरत चतुर चित प्रीति। क्या भी दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति में क्या है? तो अभिधा है, रूढ़ि लक्षणा है, प्रयोजनावती लक्षणा है, व्यंजना है भाई। तो इसमें क्या है? इसमें रूढ़ि लक्षणा है। क्या है? इसमें रूढ़ि लक्षणा रहेगी। और लक्षण शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, एक तो रूढ़ि लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या है। तो मम्मट के अनुसार भी गुणों की संख्या कितनी है? तो मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या 3 है भाई। कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? माधुर्य, ओज और क्या है? प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, ओज गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ओज गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, यानी जो गलत है ओज गुण के विषय में, वो हमें बताना है। इसमें हृदय में दीप्ति उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। टैब वर्ग के व्यंजन रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। संयुक्त अक्षरों का आधिक्य रहता है, समास का अभाव होता है। तो यही क्या है? इसमें गलत है। ओज गुण के विषय में ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, ओज गुण में समास का अभाव होता है, यह कथन क्या है? ओज गुण के संबंध में बिल्कुल गलत है। ओज गुण के संबंध में और सभी कथन बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, माधुर्य गुण का संबंध किस रस से है? ठीक है, माधुर्य गुण का संबंध किस रस से है? तो किस रस से भी माधुर्य गुण का संबंध? वीर, रौद्र, श्रृंगार या विभत्स। तो श्रृंगार रस से संबंध है भाई। ठीक है, और जो माधुर्य गुण है, इसकी परिभाषा क्या रहेगी भाई? जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त आनंद से द्रवित हो जाए, उसमें कठोरता तथा विरक्ति पैदा ना हो, उसे क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, जहां शब्द भेद से एक ही बात 2 बार कही जाए वहां दोष होता है। क्या भी? जहां शब्द भेद से एक ही बात 2 बार कही जाए तो वहां पर कौन सा दोष होता है? तो वहां पे पुनरुक्त दोष रहेगा भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा छंद मात्रिक छंद है? तो कौन सा छंद मात्रिक छंद है भाई? ये आपको बताना है। तो चौपाई है, इंद्रवर्जा है, उपेंद्र वर्जा है या मालिनी है? तो जो चौपाई है भाई, ये सब मात्रिक छंद है। चौपाई क्या? छंद मात्रिक छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सम मात्रिक छंद नहीं है? अर्ध सम मात्रिक छंद इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो बरवे, द्रुत विलंबित, सोठा या उल्लाला। जो द्रुत विलंबित है ये अर्ध सम मात्रिक छंद नहीं है। जो द्रुत विलंबित छंद है ये वर्णिक छंद है। क्या है? ये वर्णिक छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्णों पर क्या है? यति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि बरवे, सोठा, उलाला, दोहा, ठीक है, इनके साथ साथ जो दोहा है ये भी अर्ध सममात्रिक छंद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भाई उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा। तो भाई जो यमक अलंकार है ये शब्द अलंकार है। ठीक है, और भाई जो शब्द अलंकार है उसकी परिभाषा क्या होती है? जहां पर शब्दों के द्वारा, ठीक है, अलंकृत किया जाए या चमत्कृत किया जाए वहां पर शब्द अलंकार होता है। ठीक है, और शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? अनुप्रास, यमक तो यहीं पे है, और श्लेष, ये शब्द अलंकार है भाई। अगला क्वेश्चन है, कारण के अभाव में कार्य होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है भाई? ठीक है, काफी बार हमने इसका उदाहरण देखा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है, जहाँ कारण के अभाव में कार्य होता है, तो विभावना अलंकार होगा ये। अगला क्वेश्चन है, समुन्दर का पर्यायवाची है। तो समुन्दर का पर्यायवाची हमें बताना है कौन सा है। ठीक है, तो समुन्दर का पर्यायवाची कौन सा है भाई? निर्धि, नीरद, नीरज या वारिज। तो भाई जो निर्धि है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। और भी समुद्र के पर्यायवाची शब्द है, जैसे सागर,
पयोधी, उद्धि, पारावार, नदीश, जलधि, वारिधि। में जो जल के पर्यायवाची यानी पानी के पर्यायवाचक है उसके पीछे अगर धी लग जाता है तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उधम का विलोम होगा आलस्य। क्या होगा? आलस्य होगा। सफल का विलोम क्या होगा? असफल। यहाँ पे दे रखा है। निद्रा का विलोम क्या होगा? जागरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यथासंभव में कौन सा समास है? जो यथासंभव है इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है या अव्ययभाव है? तो इसमें अव्ययभाव समास रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अव्ययभाव इसमें समास रहेगा। और अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास का प्रथम पद या तो अव्यय हो या वो उपसर्ग हो, ठीक है, तो वो अव्ययभाव कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, भरपेट आदि। सज्जन का संधि विच्छेद होगा। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सच प्लस में जन, सत प्लस में जन, सज प्लस में जन या सह प्लस में जन? तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, सत प्लस में जन होगा। और इसमें व्यंजन संधि है क्योंकि व्यंजन के मिलने से इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन है वागीश का संधि विच्छेद क्या है? तो वाग प्लस में ईश, वाग प्लस में ईश, वाग प्लस में ईश या वाग प्लस में ईश? तो वाग प्लस में ईश, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है। ठीक है, या तो व्यंजन से मिले या स्वर व्यंजन आपस में मिले तो वहां पर व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा भाव जगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा भाव को जगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन या आशय? तो उसको भाई आलंबन कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा भाव जगाए जाते हैं उसे आलंबन कहते हैं। और आलंबन के दो भेद होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। आलंबन के कितने भेद है? दो भेद होते हैं, आशय और विषय। अगला क्वेश्चन है उपेंद्र वर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? जो उपेंद्र वर्जा छंद है इसके एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 8, 11, 14 या 16? तो इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे काव्यांश दे रखा है और इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सन निर्जर बह गया, रेत जो तन रह गया, आम की है डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या सिखी नहीं आते, पंक्ति में वह हूं लिखी नहीं जिसका अर्थ। जीवन रह गया, दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चंकित चंद, पर अनश्वर था सकल पदवित पल, ठाठ जीवन का वही जो डह गया। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तिरण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अम्मा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया। तो भाई ये हमने या पद्यांश क्या है, काव्यांश। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। काव्यांश में आए पिक का क्या अर्थ है? तो पिक का क्या अर्थ होता है? तो कोयल, कौवा, कबूतर या हंस? तो भाई क्या है? कोयल। और जो भी अभी हमने पद्यांश पढ़ा है, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछा गई है। यहाँ से लाइन सन निर्जर बह गया, रेत जो तन रह गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे ये कौन से कवि की पंक्तियां हैं। तो पिक का क्या अर्थ है? कोयल है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। सकल का अर्थ क्या होगा? जो सकल है इसका अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा भाई? संसार, समाज, सबल या पूरा? तो भाई सकल का अर्थ होता है पूरा। पुलिन का अर्थ, जो पुलिन है इसका अर्थ क्या होगा भाई? पुल, पुलिया, नदी या तट? तो तट होगा। सन निर्जर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। सन निर्जर में रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां उपमेय में उपमान का अभेद या आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है?
उपलब्धियों का बखान, आत्मचिंतन, पश्चाताप या ग्लानि। तो आत्मचिंतन क्या है? काव्यांश का केंद्रीय भाग है। आगे गद्यांश दे रखा है, ठीक है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीनता कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी को रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है। पर श्रद्धा ऐसा नहीं है, किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक और श्रद्धा में विस्तार। तो अब हम इसको भाई जो हमने गद्यांश किया है इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। किसी की पहला क्वेश्चन है, किसी की सुंदर आंख देखकर उसके प्रति हो सकती है, प्रीति हो सकती है। तो वो किस चीज की प्रति हो सकती है? प्रीति, श्रद्धा, भक्ति या करुणा। तो भी प्रीति हो सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसी मनुष्य का अच्छा लगना किसके लिए पर्याप्त है? तो किसके लिए पर्याप्त है? श्रद्धा, भक्ति, प्रेम या दया। तो प्रेम के लिए पर्याप्त है किसी मनुष्य का अच्छा लगना। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा के लिए जरूरी है कि मनुष्य हमारे अभिमान का पात्र हो, अपमान का पात्र हो, सम्मान का पात्र हो या हास्य का पात्र हो। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। श्रद्धा के लिए जरूरी है कि मनुष्य हमारे सम्मान का पात्र हो भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत रहेगा? श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का व्यापार स्थल एकांत होता है, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार कम है। तो भाई श्रद्धा में विस्तार कम है, ये क्या है? गलत है। बाकी सभी क्या है? ठीक है। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो क्या होगा भाई गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक? तो श्रद्धा और प्रेम। आगे फिर एक काव्यांश है, इसको पढ़कर हमें फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सवानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझे को तब आमंत्रण, झन 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 जनन जनन। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति और काफी बार पेपर में पूछी गई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोनों की दोनों पंक्तियां बताएंगे। ऊपर भी मैंने आपको पूछा है, ठीक है, और यहाँ भी पूछा है भी ये पंक्तियां कौन से कवि की हैं। क्वेश्चन है, सवानों का आशय है, तो सवानों का क्या आशय? सौजन, कुत्ता, पशु या बंदर। तो भाई कुत्ता, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कुत्ते को कुकर भी कहा जाता है। ठीक है, पशु का पर्यायवाची क्या रहेगा? जानवर। ठीक है, पशु का पर्यायवाची भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो जानवर, जीव, वन्य प्राणी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और बंदर का पर्यायवाची क्या रहेगा? बंदर का वानर, मरकट, कपि, शाखा मृग। सौजन, इसका पर्यायवाची है अपने परिवारीजन, सगे संबंधी। अगला क्वेश्चन है भाई, बालकों के अकुलाने का कारण है, तो क्या है? बालकों के अकुलाने का कारण भूख है, प्यास है, बीमारी है, गर्मी है। तो भूख है भाई, क्या है? भूख है। वसन का अर्थ क्या है? वसन का अर्थ क्या है? आभूषण है, घर है, वस्त्र है, वसन है। तो भाई वस्त्र रहेंगे। ठीक है, और वस्त्र है, इसके पर्यायवाची काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। तो परिधान, पट, चीर, शुष्क, ठीक है, अनशुष्क। अगला क्वेश्चन है, लज्जा वसन में कौन सा अलंकार है? तो लज्जा वसन में भाई रूपक अलंकार रहेगा। ठीक है, अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश में किसके प्रति घृणा का भाव है? तो काव्यांश में किसके प्रति घृणा का भाव है?
सवानों के प्रति, बालकों के प्रति, युवतियों के प्रति या धनिकों के प्रति। तो भाई काव्यांश में धनिकों के प्रति क्या है, घृणा का भाव है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं पंक्ति यहाँ पे भी बता सकती हूँ किसकी है, चलो हम बता ही देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है भाई, जो हमने अभी काव्यांश किया है। और मैंने आपसे अभी पंक्ति पूछी थी, ये किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति रहेगी। ठीक है, और कहाँ से ली गई है, विपथगा से ये ली गई है। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, रेणुका है, ओंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है, बापू है, द्वंद गीत है। इनकी काफी महत्वपूर्ण कृति रहेगी भाई। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, जिसे हम आलम्बन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संवेद रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण जो भट्टनायक और अभिनवगुप्त का प्रतिपाद्य है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो परिभाषित शब्दावली में हम कहते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है। अनुभूति सभी में होती है, क्या भी जो अनुभूति है वो सभी में होती है, सभी व्यक्ति उसे यत्किंचित व्यक्त भी कर लेते हैं, परंतु साधारणीकरण करने की शक्ति सब में नहीं होती। इसलिए तो अनुभूति और अभिव्यक्ति के होते हुए भी सब कवि नहीं होते। कवि वह होता जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके, दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो गई। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जिसे हम आलंबन कहते हैं वह किसकी अनुभूति का संवेद है, तो वो किसकी अनुभूति का संवेद है भाई। जिसे हम आलंबन कहते हैं वो किसकी अनुभूति का संवेद है, कविता की, कवि की, पाठक की, सहृदय की। तो भाई कवि की अनुभूति का संवेद है, जिसे हम आलंबन कहते हैं वह कवि की अनुभूति का संवेद रूप है। आगे उसके साधारणीकरण का अर्थ है में प्रयुक्त उसके का क्या आशय है, तो क्या आशय है भाई उसके, तो स्थायी भाव, आशय, आलंबन या उद्दीपन। तो भाई इसका आलंबन अर्थ रहेगा। ठीक है, जो साधारणीकरण का इसमें अर्थ पूछा उसके में। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, आलंबन। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रतिपादक के संदर्भ में किस आचार्य का उल्लेख है, तो किस आचार्य का उल्लेख है, भट्टनायक, भट्टलोलट, भट्टशंकुक और आनंद वर्धन। तो भाई जो भट्टनायक है उनका संदर्भ, और भट्टनायक के साथ साथ भी जो अभिनवगुप्त है, कौन, अभिनवगुप्त, इनका भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कवि वह होता है जो, कवि वह होता है जो अपने भाव के व्यक्त करने में समर्थ हो, अच्छी भाषा का प्रयोग करता हो। अगला आगे देखते हैं, अपनी विचारधारा का प्रसार कर सके या अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या रहेगा, ये आप हमें बताएंगे। रस, साधारणीकरण, आलंबन या लोक हृदय। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक हमें क्या लगता है भी क्या होना चाहिए, तो साधारणीकरण होना चाहिए। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हरि गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है। जो हरि गीतिका है इसके छंद में, ठीक है, छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है, एक चरण में पूछा है भाई। तो 22, 24, 26 या 28। तो 28 मात्राएं होती है, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, हरि गीतिका छंद के एक चरण में 28 मात्राएं होते हैं। और जो हरि गीतिका है ये क्या है कि सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। और इसमें भाई 4 चरण होते हैं, कितने, 4 चरण होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक चरण में 16 और 12 के क्या है, विराम
होते हैं और फिर उनकी कुल मात्राएं कितनी होती हैं, 28 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस छंद में जो हरि गीतिका छंद है, ठीक है, इसके नियम के अनुसार इनके हर एक चरण में अंत में लघु और गुरु आता है। अगला क्वेश्चन है, जिससे उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? भाई जिससे उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना। साधारण धर्म, उपमेय, उपमान या सादृश्य, सादृश्यवाचक। तो भाई इसको उपमान कहते हैं। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जिससे उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है, जिसकी उपमा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। ठीक है। और साधारण धर्म किसको कहते हैं? ठीक है, जिन गुण या धर्म की उपमेय तथा उपमान के बीच समानता दिखाई जाती है, क्या समानता दिखाई जाती है, उसको साधारण धर्म कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और सादृश्यवाचक क्या होते हैं? सादृश्यवाचक जैसे सासी, से, समान, समता, ठीक है, इन शब्दों को सादृश्यवाचक शब्द कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खिला हो जो बिजली का फूल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसकी क्या परिभाषा रहेगी? जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है। और इसके वाचक शब्द होते हैं जो, तो, ठीक है, आदि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? कौन सा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का पत्रकारिता को? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का भाई चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, कौन सा चौथा स्तंभ कहा जाता है? इसके लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ठीक है, ये 4 स्तंभ होते हैं भाई लोकतंत्र के। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का कौन सा माध्यम सर्वे माध्यम नहीं है? तो जनसंचार जो है इसका कौन सा माध्यम सर्वे माध्यम नहीं है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र या टेलीफोन? भाई तो समाचार पत्र क्या है? सर्वे माध्यम नहीं है, बल्कि ये दृश्य माध्यम है। क्या है? दृश्य माध्यम है। और रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टेलीविजन, टेलीफोन, सॉरी, ये सभी जनसंचार के सर्वे माध्यम रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वे संचार, क्या भी सर्वे संचार माध्यम और दृश्य एवं सर्वे संचार माध्यमों को एकीकृत रूप में कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया या विकिपीडिया? तो इसको भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग में घोर कमी आई है। देखते हैं आगे। इससे साक्षर लोग ही प्रत्यक्ष लाभान्वित हो पाते हैं। आजादी के पूर्व पत्रकारिता जन सेवा थी, आजादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदल गया है। तो देखो भाई, बी भी बिल्कुल सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसमें गलत पूछा है तो गलत अपना ए रहेगा, तो इसलिए ए अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जनसंचार माध्यमों के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। मुद्रण माध्यम की उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई, बिल्कुल सही है। रेडियो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त है रेडियो। आगे देखते हैं, भारत के अधिकतम भागों में रेडियो की पहुंच है भाई। रेडियो ग्रामांचल की क्रय शक्ति के अनुरूप है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था जनसंचार माध्यमों के बारे में, तो जो बी ऑप्शन है ये अपना सही रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। दूरदर्शन के विषय में पूछा है। तो यह दृश्य सर्वे माध्यम में बिल्कुल है। यह समाचारों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, बिल्कुल सही है। यह कम प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, दूरदर्शन के विषय में पूछा है। आगे देखते हैं, समाचारों के साथ चित्रों के प्रसारण से समाचारों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होता, ये सही है।
ए, बी और डी सही है, सी क्या है गलत है, इसमें गलत ही पूछ रखा था, इसलिए अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन। समाचार संपादन का आयाम नहीं है, तो समाचार संपादन का आयाम नहीं है तो क्या नहीं है ये आपको बताना है। समाचारों का चयन, संशोधन, परिमार्जन, सुरुचिपूर्ण प्रस्तुतिकरण, घटना की जांच कर दोषियों को दंड देना, तो यही नहीं है समाचार संपादन का आयाम भी। अगला क्वेश्चन है न्यूज डेस्क। जो न्यूज डेस्क है, ये न्यूज डेस्क का प्रभारी कौन होता है, तो न्यूज डेस्क का प्रभारी कौन होता है ये आपको बताना है। समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक या प्रधान संपादक। जो न्यूज डेस्क है इसका प्रभारी समाचार संपादक होता है। ये आंसर में बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यूज डेस्क होता क्या है? न्यूज डेस्क हर व्यक्ति आपके लिए देश विदेश की ताजा तरीन और ओरिजिनल खबरें और विश्लेषण तैयार करता है, आपको ध्यान रखना है। किसी पत्र या पत्रिका के पृष्ठों के कागज पर तैयार किए गए कच्चे प्रारूप को क्या कहते हैं? क्या भी किसी पत्र या पत्रिका के पृष्ठों के कागज पर तैयार किए गए कच्चे प्रारूप को क्या कहते हैं? डमी, स्टोरी, स्लग या कॉपी, तो उसको डमी कहते हैं। क्या कहते हैं? डमी कहते हैं। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आमुख, लीड, लीडर या स्टोरी। तो भाई समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को लीड कहते हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है समाचार का प्रथम अनुच्छेद कहा जाता है? क्या भी समाचार का प्रथम अनुच्छेद डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? समाचार, लीड, स्टोरी या आमुख। तो भाई क्या कहा जाएगा? आमुख कहा जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। समाचार का प्रथम अनुच्छेद आमुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है समाचार निर्माण में प्रूफ रीडिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो भाई प्रूफ रीडिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना। तो देखते हैं प्रूफ रीडर को संबंधित भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। आगे देखते हैं प्रूफ संशोधन के संकेत चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। प्रूफ रीडिंग बहुत रोचक काम है। प्रेस एक्ट का ज्ञान होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो गलत पूछा था, तो गलत सी आंसर है, सी ऑप्शन है। तो आंसर अपना सी बिल्कुल सही रहेगा। प्रूफ संशोधन में चिन्ह हैज का क्या आशय है? तो क्या है? हटा दे, स्पेस डाले, मिटा दे या उधर दे, तो स्पेस डाले। भी आंसर सही रहेगा। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रेडियो पत्रकारिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखते हैं रेडियो समाचार प्रस्तुतिकरण में मुद्रित माध्यम से अलग होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। रेडियो समाचार सूचनात्मक होते हैं, ये भी होते हैं। रेडियो समाचार की समाअवधि असीमित होती है, ये क्या है? गलत है, गलत ही पूछा था। और देख लेते हैं रेडियो समाचार को हर श्रोता वर्ग को समझने योग्य बनाना जटिल कार्य, भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। सी क्या है? गलत है, इसने गलत पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन का सी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं होता? तो रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं होता है यह आपको बताना है। कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केंद्र का नाम, बी, देखो भाई यहाँ तक ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे आना था। ठीक है, कार्यक्रम प्रसारित होने का समय, प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का नाम उल्लेख, कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। तो रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं होता है? तो रेडियो उद्घोषणा में कार्यक्रम का विस्तृत जो वर्णन होता है वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, ए और बी और सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है।
यथासंभव अधिक पात्र रखना चाहिए। रेडियो नाटक के विषय में पूछा है। पात्रों की पहचान रेडियो पर उनकी आवाज से होती है, बिल्कुल होती है। लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए, बिल्कुल। रेडियो नाटक में वाद्य संगीत का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था, जो गलत ए ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा भाई। लेखन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो फीचर लेखन है इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना। इसमें लेखक की हार्दिकता और मनोरंजक दृष्टि होती है, बिल्कुल होती है। फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है, देखते हैं आगे। इसमें मानवीय संवेदना को झंकृत करने की शक्ति पैदा की जाती, बिल्कुल भाई। यह न तो समाचार लेखन है न विशुद्ध रचनात्मक लेखन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा है इसके विषय में, फीचर के विषय में, तो बी आंसर अपना सही रहेगा। जो फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है, ये क्या है, ये गलत है, कोई सीमित नहीं है और बाकी बिल्कुल सही है। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई जो रिपोर्टाज है इसके बारे में भी कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें कहानी के तत्व होते हैं पर कहानी की कल्पना से शीतलता नहीं होती, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। इसका आधार आंखों देखी घटना या दृश्य होता है, बिल्कुल होता है भाई। रिपोर्टाज का आकार सीमित होता है। इसमें फोटोग्राफी के गुण होते हैं, अर्थात शब्दों के जरिए फोटोग्राफी, बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा था रिपोर्टाज के विषय में, तो गलत अपना सी ऑप्शन है। रिपोर्टाज का आकार सीमित होता है, ये गलत है, क्योंकि रिपोर्टाज का आकार भी असीमित होता है। दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशेषता नहीं है। ठीक है, दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। भाषा सरल सहज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। समाचार यथासंभव संवाद शैली में लिखे जाए, बिल्कुल सही है। वाक्य लंबे और क्लिष्ट होने चाहिए, क्या है, गलत है। डी आंसर अपना सही रहेगा, क्योंकि गलत पूछा था दूरदर्शन समाचार की भाषा के विषय में। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, जो दूरदर्शन के लिए लिखे जाते हैं स्क्रीन प्ले, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कथा लेखन, पटकथा लेखन, फीचर लेखन या विज्ञापन लेखन? तो इसको पटकथा लेखन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और पटकथा क्या है? पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए लेखक द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा है। काफी बार पेपर में पूछा है, कच्चा चिट्ठा है पटकथा, याद रखना आपको। ठीक है, यह मूल रूप से भी लिखा जा सकता है और किसी उपन्यास या कहानी के लिए भी तैयार किया जा सकता है, इसमें ध्यान रखना आपको। इसमें संवाद और संवादों के बीच होने वाली घटनाओं या दृश्यों का विस्तृत ब्यौरा होता है और इसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में किसकी प्रधानता होती है? तो किसकी प्रधानता होती है भाई? भाव, विचार, कल्पना या तथ्य? तो भाई वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में तथ्य की प्रधानता होती है, आपको ध्यान रखना। किसी वृत्त और समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृत्त चित्र कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये भी काफी बार पेपर में परिभाषाएं पूछ ली जाती है, तो परिभाषाएं आपको अच्छी प्रकार से याद करनी है। क्या है वृत्त चित्र की परिभाषा? किसी वृत्त अथवा अर्थात समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृत्त चित्र कहते हैं। इसमें कलात्मकता, अभिनय, मनोरंजन के स्थान पर वृत्त के विषय और उद्देश्य पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त चित्र और नाटक के समन्वित रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? इसको क्या कहते हैं? डॉक्यू ड्रामा। आपको ध्यान रखना, ए आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और डॉक्यू ड्रामा टेलीविजन और फिल्म की एक शैली है जिसमें वास्तविक घटनाओं का नाटकीय पुनः अधिनियम होता है। इसमें वृत्त चित्र और नाटक के मिश्रण और वास्तविक घटना का तथ्य आधारित प्रतिनिधित्व के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विज्ञापन की भाषा के विषय में पूछा है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? भाषा विश्वसनीय हो, भाषा साहित्यिक भाषा हो, भाषा आकर्षक हो, हर विज्ञापन एक पूर्ण बिक्री बातचीत हो। तो बी क्या है इससे गलत है। ठीक है, विज्ञापन की भाषा जो है इसमें कोई साहित्यिक भाषा हो, ये क्या है, आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। यह पत्रकारिता की आधुनिक विधा है, बिल्कुल सही है। इसे प्रेस इंटरव्यू भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
इससे किसी समाचार को प्रमाणिकता मिलती है? बिल्कुल मिलती है। साक्षात्कार समाचार की जीवंतता में बाधा, ये क्या है? गलत है और गलती पूछा था। डी आंसर अपना सही रहेगा। अच्छे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता में कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? तो कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है भाई, ये आपको बताना है। तो कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? तो भाई प्रत्युत्पन्नति, स्पष्टवादिता, तार्किकता या मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट जैसा अनिवार्य गुण नहीं होता भाई, ठीक है, साक्षात्कारकर्ता में। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो संपादकीय लेखन है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संपादकीय में संपादक निजी विचारधारा को प्रस्तुत करता, भी निजी अपनी, आगे देखते हैं, गलत पूछा है। संपादकीय का उद्देश्य समाचार पत्र की विचारधारा को प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। संपादकीय संपादन का निजी पृष्ठ होता है, बिल्कुल होता है भाई। संपादक व्यक्तित्व और विचारधारा दोनों की अभिव्यक्ति करता, बिल्कुल करता है। तो गलत पूछा था, गलत ए ऑप्शन रहेगा। संपादकीय में संपादक निजी विचारधाराओं को प्रस्तुत करता है, ये क्या इसमें गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता, जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसको क्या कहा जाता है? तो साहित्यिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, संवैधानिक हिंदी या मानक हिंदी? तो प्रयोजन मूलक हिंदी को कामकाजी हिंदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है और व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यवहारिक हिंदी और कामकाजी हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा या मधुमालती? जो मधुमालती है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? ये मंझन की कृति है। किसकी है? मंझन की है मधुमालती। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना रहेगी और मधुमालती का प्रकाशन 1545 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? ठीक है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? रमेनी, पद, बावनी, साकी। तो रमेनी कहा जाता है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो कबीरदास जी के जो बीजक था, बीजक में साखी शब्द और रमेनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया है? ठीक है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मलुकदास या रैदास? तो धर्मदास ने किया था भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और धर्मदास जी कौन थे? कबीरदास के परम शिष्य थे भाई, ठीक है। और इनकी वाणी का संग्रह किस नाम से था? बीजक, ठीक है। और बीजक में 3 भाग थे, कौन कौन से? रमेनी, शब्द और साखी, ये ध्यान रखना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक है, कबीरदास को क्या कहा है? क्योंकि काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, ठीक है, कबीर को कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो भाई कौन बना था कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी? रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या कमाल? तो भाई उनके परम शिष्य थे धर्मदास, और यही कबीर के बाद कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो धर्मदास जी हैं, कई बार इनकी जाति पूछी जाती है, तो ये बनिया थे, क्या थे? बनिया थे, और धन धान्य से संपन्न परिवार से संबंध रखते थे, और आपको ध्यान रखना। और जो धर्मदास जी थे, इन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति क्या थी? दान कर दी थी। और जो कमाल है, ये कबीर दास के पुत्र थे वे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने कहा है? तो किसने कहा भाई? शिव सिंह सेंगर ने, राहुल सांस्कृतिया ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या लक्ष्मी सागर वार्षण्य ने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। और चंद्र बरदाई जी को क्या कहा? हिंदी के प्रथम महाकवि माना है। और पृथ्वीराज जी के
जो पृथ्वीराज रासो रचना है इसके लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई जी थे। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य, ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, चंद्रबरदाई को क्या कहा है? तो हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि, ठीक है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कहा है चंद्रबरदाई जी को। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ये जो कथन है ये आपको याद करने हैं, क्योंकि पेपर में ये कथन काफी पूछे जाते हैं। और जो ये मैं आपको सीरीज चला रखी है आपके लिए मैंने, ये काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। 2000 क्वेश्चनों की सीरीज है ये। देख लो, मैंने आज अपने 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 800 क्वेश्चन और ऐसे ही है हमारे पास, जो हम लगातार आपके पेपर तक मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी। तो आप क्लास में जुड़े रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगला क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब मनाया जाता है? ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है कबीरदास जी का जन्म। तो कब? विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। तो भाई विक्रम संवत 1456 को क्या है? कबीरदास जी का जन्म मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कबीरदास जी का जन्म। और 1398 ईस्वी में काशी में लहर तारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1558 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है विक्रम संवत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरसागर में वर्णित कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? तो कौन सा स्कंद है भाई? पंचम, अष्टम, प्रथम या दसम? तो भाई दसम स्कंद है, ठीक है। सूरसागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूल आधार श्री भगवत का दसम स्कंद रहेगा भाई। ये आपको ध्यान रखना है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये कृष्ण भक्त धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी की रचना है। किसकी है? सूरदास जी की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भागवत महापुराण का दसम स्कंद सूरदास कृत सूरसागर का उपजीवी ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। उपजीव्य ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी सूरदास जी को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? भाई हमें अलंकार बताना है। दोहे में कौन सा अलंकार है? तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िए, अनंत दिखावन हार। तो श्लेष है, रूपक है, यमक है या उपमा है? तो भाई इसमें यमक अलंकार रहेगा। क्या है इसमें? यमक अलंकार रहेगा। क्यों रहेगा? जो अनंत शब्द है, ठीक है, इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और इसका अर्थ भी क्या है? अलग अलग बार अलग अलग अर्थ इसका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अनंत का अलग अर्थ है, यहाँ पे अलग और यहाँ पर अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? भाई संत कवि कौन सा नहीं है? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ईश्वरदास। जो ईश्वरदास जी हैं इनको संत कवि नहीं माना जाता, बल्कि भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति काव्य के कवि है ये, ठीक है। राम भक्त कवि है ईश्वरदास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो संत कवि है ये कौन कौन है? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ठीक है, जंबनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबा लाल और सुंदरदास, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जन जीवन का चित्रण, सदा आराधी गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा।
ठीक है, तो भाई ये सभी तो है, ये बी भी है, सी भी और डी भी है। प्रवृत्ति पूछी है, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि जो संत काव्य में सभी प्राणियों में क्या थी, समानता की बात कही गई है और सभी में अलौकिक ईश्वर का अंश स्वीकार किया गया। ये ध्यान रखना, वर्णाश्रम व्यवस्था का इसमें समर्थन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदिकाल, वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? जो रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, इसको आदिकाल किसने कहा भाई? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? जो रीति काल है इसको अलंकृत काल किसने कहा है? तो किसने कहा? श्री कृष्णलाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, मिश्र बंधुओं ने। तो अभी मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और रीति काल को भाई अन्य विद्वानों ने अन्य कुछ नाम दिए हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, रीति काव्य, रीति काव्य भाई रीति काल को किसने कहा है? तो ग्रियर्सन जी ने कहा है। आप कहीं पर नोट कर सकते हैं इनको। अलंकृत काल मैंने अभी आपको बता दिया, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, रीति काल रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल, जो श्रृंगार काल है किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। ठीक है, और कला काल किसने कहा है? कला काल रीति काल को ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है, ये आपको बताना है। शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य? तो जो वल्लभाचार्य है ये शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे, ये इनके आचार्य थे भी, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्धा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य हैं। और शंकराचार्य, ठीक है, कौन से दार्शनिक सिद्धांत थे भाई शंकराचार्य के? अद्वैतवाद। कौन सा था? अद्वैतवाद था, ये आपको ध्यान रखना है। निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद और वल्लभाचार्य का भाई शुद्धाद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? ठीक है, हिंदी में पूछा है कौन सा ऐसा कवि है जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो किसको अलंकृत किया गया? स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रबरदाई को या जगनीक को? तो भाई विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो विद्यापति जी है ये तिरहुत, ठीक है, तिरहुत के राजा थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ठीक है, इनके राज दरबारी कवि थे। और विद्यापति क्या थे? शैव संप्रदाय से थे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आज इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा वो चैनल को ज्वाइन करे भाई, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।